हाँ, पढ़ो लिखो अच्छे से और या तो इंजीनियर बनो या ये करो, बहुत स्मार्ट हो तो आईएएस बनो। हम्म। ऑनेस्टली मेरा पढ़ाई में कभी बहुत इंटरेस्ट नहीं था। मतलब मैं एवरेज स्टूडेंट थी, तो मुझे लगता है मेरे पेरेंट्स ने पहले ही समझ लिया था कि इससे ऐसी होप्स ना लगाएं कि ये कोई बड़े होके इंजीनियरिंग करने वाली है या आईएएस बनने वाली है। हाँ, बचपन से मेरे अंदर डांसिंग का, सिंगिंग का, ओरेशन का, इन सब का बड़ा शौक था। एंड दे वर दोज काइंड ऑफ पेरेंट्स हु सेड तुमको क्या अच्छा लगता है तुम वो करो, क्योंकि उसमें तुम अच्छा कर सकोगे, रादर देन हम तुमको पुश करें कि तुम ये करो या वो करो। जिस पॉइंट पे पपेट्री आई मेरी लाइफ में, उन्होंने मुझसे ये जरूर पूछा कि आर यू हैप्पी विद दिस, डू यू रियली वांट टू लर्न दिस, डेडिकेट योर टाइम टू दिस, क्योंकि एक बहुत क्रूशियल जंक्चर पे मेरी लाइफ में पपेट्री आई थी। बट देन अगेन दे लेफ्ट इट टू मी, दे सेड तुमको अच्छा लग रहा है ना करना तो यू एक्सप्लोर। नमस्कार, हेलो, वेलकम बैक टू गुड वाइब शो। आज हमारे साथ हैं संज्ञा ओझा, जो एक पपेटियर, राइटर, वॉइस आर्टिस्ट हैं एंड शी हैज़ को फाउंडेड द पपेटेरियंस, विच इज़ अ यूनिक पपेट परफॉर्मेंस इनिशिएटिव बेस्ड इन मुंबई। संज्ञा का करीब 18 सालों का इम्प्रेसिव करियर रहा है, जिसमें उन्होंने सेसेमी स्ट्रीट इंडिया, ऑल्सो नोन एज गली गली सिम सिम, डांस इंडिया डांस और कौन बनेगा करोड़पति जैसे मशहूर टीवी शोज में परफॉर्म किया है। टीवी के अलावा वो लाइव पपेट प्लेज, पपेट्री वर्कशॉप्स और ऑनलाइन एजुकेशनल और एंटरटेनिंग कंटेंट के जरिए भी ऑडियंसेस को एंगेज करती हैं। उनका डेडिकेशन सिर्फ यहीं तक नहीं, बल्कि वो दुनिया भर के पपेटियर्स को ट्रेन भी करती हैं। संज्ञा सिर्फ एक परफॉर्मर ही नहीं, बल्कि टेडेक्स स्पीकर, ऑथर और बच्चों की टीवी सीरीज की राइटर भी हैं। शी इज़ एन अवार्ड विनिंग क्रिएटर रिकॉग्नाइज्ड फॉर हर इम्पैक्टफुल पपेट सीरीज विद यूनिसेफ। तो आइए मिलते हैं संज्ञा से। हाय संज्ञा, वेलकम टू गुड वाइब शो। संज्ञा, मेरा पालन है। हाय हाय। हाय हाय तारा, सॉरी, मैं संज्ञा से बात करना चाहती थी। मैं चाहती थी मैं स्टार हूँ। आप स्टार हो? ओ माय गॉड, बट आई नो, मैंने आपको देखा है, सुना है, यू आर अ बिग स्टार तारा। पर आज का इंटरव्यू संज्ञा के लिए है, आपके लिए नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं आऊंगी बीच बीच में मिलने, ओके? उससे आप मुझे नहीं रोक सकते। हाँ हाँ, बिल्कुल, आप जरूर आना। इट विल बी अ प्लेजर टॉकिंग टू यू तारा, बट अभी प्लीज संज्ञा को बुला दो। ओके, संज्ञा संज्ञा संज्ञा, आ जाओ। हाय बहुत संज्ञा, बढ़िया। वेलकम टू गुड वाइफ शो। हेलो। सॉरी, अपनी आवाज में बोलती हूँ, हेलो। हेलो, ओ माय गॉड, अमेजिंग। तारा को भेज देते हैं थोड़ी देर के लिए, हम बात करते हैं और फिर तारा फिर आ जाना तुम। हाँ, तारा डोंट माइंड। ठीक है, मैं थोड़ा सा कुछ खा पी के आ जाती हूँ, ओके? हाँ, आप कुछ खा पी के आ जाओ। तारा हर जगह आ जाती है जहां भी हम मैं ओ होती हूँ। माय गॉड, जहां संज्ञा होती है वहां तारा भी होती है। इट वाज फैंटास्टिक मीटिंग तारा, एंड इट्स फैंटास्टिक मीटिंग यू टू संज्ञा। वेलकम टू थैंक गुड यू। वाइफ शो। Thank you for having me, Vandana. I know we are planning this for a long time, and I'm happy that I'm able to be here. Ultimately, finally. यस। सो मेरा पहला सवाल, पपेट्री क्या होती है एंड ये कितना पुराना आर्ट फॉर्म है, इसके बारे में हमें कुछ बता सकती हैं? ओके, तो ये बहुत अच्छा सवाल है वंदना, क्योंकि हम सबके दिमाग में पपेट्री को लेके कुछ ना कुछ कंसेप्शंस हैं, और वो शायद हमारी नॉलेज से थोड़ा लिमिटेड हैं। और ऑब्वियसली जो हमने देखा सुना समझा होता है, बस उतना ही पता होता है हमें किसी चीज के बारे में। हमें लगता है वो बस उतना ही है, बट एक्चुअली उससे बहुत बड़ी दुनिया है जो हमने देखी नहीं है, समझी नहीं है। तो मैं सब तो नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि पपेट्री इज अ ह्यूज अम्ब्रेला अंडर विच many kinds of puppet arts and allied arts flourish। लेकिन बेसिक समझे अगर हम कि पपेट्री क्या है, तो ऐसे समझ सकते हैं, ब्रॉड डेफिनेशन है मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, कोई भी निर्जीव चीज जिसको हम मूवमेंट, साउंड, एक्शंस, इमोशंस के थ्रू सजीव बनाते हैं, यानी इनएनिमेट चीज को एनिमेट करते हैं, उस आर्ट को पपेट्री कहा जाता है। और वो चीज जिसको हम एनिमेट कर रहे हैं वो चीज पपेट है। और जो इंसान ये काम कर रहा है, ये कला कर रहा है, उसको पपेटियर कहते हैं। इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई भी निर्जीव चीज है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी डॉल है, इसमें अपने आप जान नहीं है, या अपने आप कुछ नहीं कर सकती है ना। मैं बात करूं कि हेलो, तुम कौन हो, कोई आंसर नहीं दे सकती। लेकिन अगर मैं इसको इसके साथ पपेट्री करना चाहूँ, तो ये एक सिंपल डॉल से हटके पपेट बन सकती है। हाय हाय वंदना। हेलो। हेलो। मैं यूनिकॉर्न हूँ, जैसा कि तुम देख ही रही हो। ओ माय गॉड। यानी कि इट्स जस्ट प्लेइंग।
तभी तो हम पपेट्स के साथ ना ये वर्ब यूज करते हैं कि शी प्लेज पपेट्स और दे प्ले पपेट्स। पपेट्स आर प्लेड विथ, तो आई एम प्लेइंग विथ समथिंग, जो बच्चे भी करते ही हैं अपने खिलौनों के साथ। जब बच्चे अपने टॉयज के साथ खेल रहे होते हैं वो पपेटियर्स ही होते हैं, उनके टॉयज उनके पपेट्स ही होते हैं। जब हम उन्हें रियल बनाते हैं, यानी जब वो किसी मॉन्स्टर ट्रक कार के साथ खेल रहे हैं, ब्रूम ब्रूम, या जब उनकी कल्पना में उनका जूता एयरप्लेन भी बन सकता है, तो वो जो शू है वो पपेट है, बच्चा पपेटियर है, और इस पूरी प्रक्रिया को हम कह सकते हैं पपेट्री। इस वाह, डेफिनेशन के हिसाब से कोई भी चीज पपेट हो सकती है। यानी कि अगर एक ऊन का टुकड़ा है, इसमें अपने आप में कोई जान नहीं है, दिखने में लग रहा है कि ऊन है, लेकिन शायद ये ऊन के अलावा ना कोई और पर्पस भी सर्व कर सकता है एक पपेट का। अब ये ऊन से हटके कुछ और बन जाएगा, उनके गोले से हटके। फैंटास्टिक। यानी कि ये सिर्फ निर्जीव चीज को सजीव बनाना है, और उसमें एक्शंस, साउंड, मूवमेंट के सजेशंस के साथ हम सिर्फ एक ऐसी प्रक्रिया कर रहे हैं जिसमें मैं तुम्हें सजेशन दे रही हूँ कि ये क्या है, अब तुम बताओ ये क्या है। ये तो डॉग लग रहा है मुझे, पपी लग रहा है। डॉग है ना? हाँ। लेकिन एक मोमेंट पहले तक तो नहीं था जब ये फूल पड़ा हुआ था। तो यही है मैजिक पपेट्री का, वो किसी चीज को उसके ऑब्वियस पर्पस से हटा के कुछ भी बना सकता है प्ले की प्रक्रिया के साथ। आई होप मैं समझा पाई हूँ कि पपेट्री क्या क्या है। बहुत ही अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया इसे संज्ञा। और इसके आपके एक्सप्लेनेशन के हिसाब से तो हम सब कभी ना कभी बचपन में एक पपेटियर रहे होंगे, राइट? क्योंकि हम सब ने अपने अपने खिलौनों से खेला है अपने हिसाब से। एकदम सही, यू हिट द नेल ऑन द हेड। हम सब पपेटियर्स रह चुके हैं, फिर भी हम भूल जाते हैं बड़े होते हुए, इस प्ले को भूल जाते हैं एज के साथ, और ये भी भूल जाते हैं कि हम पपेटियर्स रह चुके हैं, और पपेट्री को भी भूल जाते हैं हल्का हल्का। लेकिन सिर्फ आई थिंक ये इसलिए है क्योंकि हमें ये पता नहीं है। जब हम खेल रहे होते हैं तो हम ऐसा नहीं सोचते कि हम पपेट्री कर रहे हैं, राइट? पता हो तो हर इंसान बड़ा होके ये पपेट। याद रखे। ओके, ग्रेट। तो वंदना, आपने इस क्वेश्चन का एक और दूसरा पार्ट भी पूछा था कुछ। जी, मैंने पूछा था कि ये आर्ट फॉर्म कितना पुराना है। ओ, अमेजिंग है ये क्वेश्चन भी, क्योंकि जैसे हम सब बचपन से पपेटियर्स रहे हैं, आई थिंक पपेट्री भी बहुत ही एज ओल्ड ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है, बहुत पुराना है। इनफैक्ट मुझे नहीं लगता कोई भी सही सही इस बात को बता सकता है कि कब ये एग्जैक्टली स्टार्ट हुई थी। इनफैक्ट कुछ कुछ रिसर्चर्स कहते हैं कि ये ह्यूमन थिएटर से भी पहले की चीज है, यानी कि इससे पहले कि हमने फिजिकल एज ह्यूमंस एक्टर्स थिएटर करना स्टार्ट किया, उससे पहले हम फिगरीन्स के साथ परफॉर्म कर रहे थे। तो मैं ऐसा इमेजिन करती हूँ कि शायद प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस कुछ पत्थरों से, लकड़ियों से, पत्तों से, चीजों से डॉल्स बना रहे होंगे, फिगरीन्स अपने हिसाब से बना रहे होंगे, और एक साथ मिलके शायद कोई रिचुअलिस्टिक परफॉर्मेंस करते होंगे आइडल्स के लिए, या आइडल्स के साथ परफॉर्म करते होंगे, और शायद वहां से एक दूसरे को अपने एक्सपीरियंसेस, कहानी सुनाने बताने का सिलसिला चलता आ रहा है पपेट्री के थ्रू। एज ओल्ड एज देयर इज ह्यूमन बींग्स स्टोरीज, आई थिंक एज ओल्ड एज पपेट्री, उतना ही पुराना है पपेट्री भी है। वाओ, दैट्स एन अमेजिंग फैक्ट। सो आप क्या पपेट्री के ओरिजिन्स के बारे में थोड़ा बहुत और बता सकती है, लाइक एनी अदर इंटरेस्टिंग फैक्ट और लेसर नोन फैक्ट्स जो हमारे लोगों को सरप्राइज कर सके? अब यही बात है कि अब इस बारे में रिसर्चेस हुई हैं, और ये हम जानते हैं कि ये बहुत पुरानी है, लेकिन पुख्ता तौर पे हम कुछ भी नहीं कह सकते कब, क्या, कैसे, कहाँ हुआ। पर हाँ, ये बात तो है कि ये एज ओल्ड है। कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो मुझे लगता है कि सुनने में आती हैं, पढ़ने में आती हैं, तो एकदम से दिमाग की बत्ती जलती है कि ओ वाह, पपेट्री ऐसा है, ऐसी है। तो शायद हमें पता भी होगा, महाभारत में भी जिक्र है पपेट्री का। यानी कि भगवत गीता में ये कहा गया है कि गॉड एक पपेटियर हैं और हम सब उनके पपेट्स हैं। जब लिटरली ये चीज, ये मेटाफर दिया हुआ है, तो इसका मतलब है पपेट्स तो एग्जिस्ट कर ही रहे होंगे ना इतना पहले। तभी तो ये बात उसमें लिखी गई है इतने क्लियर तौर से। और एक अब हमें शायद, ये भी शायद बहुत लोगों को पता हो या ना हो, आई डोंट नो, मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई खुदाई में, एक्सकवेशंस में छोटे छोटे टेराकोटा के फिगर्स मिले हैं, डॉल्स जैसे। तो एक लुक में तो वो डॉल लगते हैं, लेकिन फिर आप ध्यान से देखें तो उनके सर में होल है, लिम्स में होल है, शायद उनके थ्रू स्ट्रिंग्स जाते होंगे, और उनके साथ स्ट्रिंग पपेट्री लोग करते होंगे। पपेट्री के बहुत फॉर्म्स है ना। स्ट्रिंग पपेटली, यानी हमारे इंडिया में कठपुतली कहते हैं हम उसको, और भी बहुत सारे नाम है स्ट्रिंग पपेट्स के इंडिया में, ऑल अक्रॉस वेरियस स्टेट्स। लेकिन स्ट्रिंग्स के साथ शायद उस समय के लोग परफॉर्म करते थे पपेट्स के साथ। आई थिंक ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है।
हमने बहुत पहले कहीं पढ़ी या सुनी थी। अच्छा, ये सब किंवदंतियां हैं, यानी कि हम नहीं जानते एग्जैक्ट सच है नहीं है, बस हम ये सुनते हैं और एवरीथिंग इज स्टोरीज। तो बस इसको भी हम ऐसे ही समझते हैं कि चाइना में बहुत पहले, थाउजेंड्स ऑफ इयर्स अगो, एक एम्परर थे जिनकी वाइफ की डेथ हो गई, तो द क्वीन डाइड। और वो इतना दुखी हो गए इस बात से कि उन्होंने काम करना छोड़ दिया, कोर्ट में आना छोड़ दिया, ही वुड जस्ट कन्फाइन हिमसेल्फ टू वन रूम। और ऑब्वियसली पूरे कंट्री का काम ठप हो गया। तो एक उनके बड़े स्मार्ट मिनिस्टर थे, उन्होंने सोचा कि कैसे राजा को रिवाइव किया जाए और इस स्लम्प से निकाला जाए। तो उन्होंने क्वीन के जैसा दिखने वाला एक ब्लैक कटआउट किया और शाम को अंधेरे में राजा को कोर्टयार्ड में बुलाया और एक वाइट शीट टांग दी, बेडशीट, वाइट बेडशीट टांग दी, उसके पीछे एक चिराग जलाया और रानी के कटआउट को चिराग और स्क्रीन के बीच में ले आए। तो उससे जो शैडो क्रिएट हुई रानी की, वो स्क्रीन पे पड़ी। तो रानी का शैडो पपेट राजा ने देखा इतने टाइम बाद, आफ्टर द डेथ ऑफ हिज वाइफ। उनको लगा कि ओ माय गॉड, माई वाइफ इज स्टिल हियर, मे बी नॉट इन दिस वर्ल्ड एग्जैक्टली बट इन सम वर्ल्ड, कोई एफिमेरल बीइंग बन गई है अब, और वो मेरे साथ साथ है, लाइक एन एंजल, लाइक अ गार्डन। और वो परफॉर्म किया उस मिनिस्टर और उनकी टीम ने, और आई थिंक वो दुनिया का पहला शैडो पपेट था या शैडो पपेट्री परफॉर्मेंस था, जैसा इस कहानी से हमें समझ में आता है। तो ये भी बहुत सुंदर बात है कि किस भाव से, किस वजह से, कौन सी पपेट्री स्टार्ट हुई होगी और कैसे पहली बार हुई होगी। आई लव टू इमेजिन ऑल दिस। आई थिंक ये कुछ इंटरेस्टिंग बात है। और सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि इससे ये पता चलता है इस कहानी से कि पपेट्री से कितना जॉय स्प्रेड होता है, कितना हैप्पीनेस स्प्रेड होता है, राइट? एंड दैट्स व्हाट यू हैव बीन डूइंग फॉर 2 decades, व्हिच इज अमेजिंग। सो संज्ञा, इस पे मेरा अगला सवाल आता है कि यू नो ऐसे तो लोग बहुत ऑब्सेस्ड होते हैं करियर के लिए, वही टिपिकल पाथ मेडिकल है या फिर इंजीनियरिंग है, लॉ है, पर आपने इतना यूनिक करियर पाथ चूज किया। तो आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था when you told them कि आपको पपेटियर बनना है? All these professions are amazing and amazingly noble and we need all of them, है ना? इंजीनियर हो, डॉक्टर्स हो, लॉयर्स हो, वी नीड ऑल ऑफ देम। उनके बगैर तो कुछ होना ही नहीं है दुनिया में। तो ये बहुत अच्छा है, बहुत अप्लॉजिबल बात है कि लोग इतने स्मार्ट हैं। बट एज यू नो वंदना, हम बिहार से हैं, आप भी मैं भी। हमारे बिहार में ये बड़ा एक वो है कि हाँ, पढ़ो लिखो अच्छे से और या तो इंजीनियर बनो या ये करो, बहुत स्मार्ट हो तो आईएएस बनो। ऑनेस्टली मेरा पढ़ाई में कभी बहुत इंटरेस्ट नहीं था, मतलब मैं एवरेज स्टूडेंट थी। तो मुझे लगता है मेरे पेरेंट्स ने पहले ही समझ लिया था कि इससे ऐसी होप्स ना लगाएं कि ये कोई बड़े होके इंजीनियरिंग करने वाली है या आईएएस बनने वाली है। हाँ, बचपन से मेरे अंदर डांसिंग का, सिंगिंग का, ओरेशन का, इन सब का बड़ा शौक था। तो आई थिंक मेरे पेरेंट्स ने पहले ये देख लिया। और माई पेरेंट्स देमसेल्व्स आर वेरी फॉरवर्ड लुकिंग इन दैट manner. My mom is a wonderful singer. She has also been a teacher all her life, लेकिन साथ में वो आर्टिस्ट भी हैं। My father is a writer, और वो भी आर्टिस्ट हैं। मतलब दोनों ही, मैं तो उनको बचपन से जितना मैंने देखा है, दोनों ऑल राउंड आर्टिस्ट हैं। तो उन्होंने अपने घर में एक और आर्टिस्ट देखा तो पहचान लिया, थैंकफुली। एंड दे वर दोज काइंड ऑफ पेरेंट्स हु सेड तुमको क्या अच्छा लगता है तुम वो करो, क्योंकि उसमें तुम अच्छा कर सकोगे, रादर देन हम तुमको पुश करें कि तुम ये करो या वो करो। तो जो अच्छा लगता है बता दो। मैंने कहा हमें डांस करना अच्छा लगता है, उन्होंने कहा करो। तो इस तरह से उन्होंने लगातार हमें सपोर्ट किया। मी एंड माई सिस्टर बोथ, शी वॉज ग्रेट इन स्टडीज, सो दे सपोर्टेड हर इन दैट। वो बड़े ही ओपन माइंडेड थे। तो दे नेवर हैड अ प्रॉब्लम विद इट। दे जस्ट सेड जो भी करे हो दिल से करो। जिस पॉइंट पे पपेट्री आई मेरी लाइफ में, उन्होंने मुझसे ये जरूर पूछा कि आर यू हैप्पी विद दिस, डू यू रियली वांट टू लर्न दिस, डेडिकेट योर टाइम टू दिस, क्योंकि एक बहुत क्रूशियल जंक्चर पे मेरी लाइफ में पपेट्री आई थी। बट देन अगेन दे लेफ्ट इट टू मी। दे सेड तुमको अच्छा लग रहा है ना करना, तो यू एक्सप्लोर, एंड इफ यू फेल, इफ थिंग्स हैपन, तो वी आर देयर। दैट हेल्प्ड मी। तो दे आर हैप्पी, आई एम हैप्पी, दे आर, मतलब इस तरह से। अमेजिंग। तुम बताओ ना, सॉरी आई एम इंटरजेक्टिंग, आई एम सेइंग तुम्हारे पेरेंट्स खुश है क्या? तुम भी तो पढ़ना हाँ, चाहिए। बिल्कुल खुश है। दे आर ऑल्सो वेरी सपोर्टिव, दे आर वेरी सपोर्टिव ऑफ वट एवर आई एम जस्ट डूइंग राइट नाउ। बट आई एम ग्लैड टू नो दैट योर पेरेंट्स वर वेरी सपोर्टिव एज वेल, और उन्होंने देख लिया पहले ही कि उनकी डॉटर कितनी क्रिएटिव है, एंड दे वर वेरी सपोर्टिव ऑफ इट। सो दैट्स अमेजिंग। सो तो संज्ञा, चलो दोनों, सॉरी, दोनों मिलजुल के वाउच करते हैं इस बात के लिए ना, पटना पेरेंट्स आर ग्रेट। दे आर दे आर यार दे आर बेस्ट। लोग सोचते होंगे बिहार है, पटना है, छोटी जगह है, लोग बड़े कंजर्वेटिव, नहीं, हमारे पेरेंट्स अमेजिंग हैं।
हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत पहले से ही है। लोगों को लगता है कि लोग पुराने ख्यालात के होंगे, पर ऐसा नहीं है। थैंक्स टू पापा मम्मी। एब्सोल्युटली, ऑलवेज ऑलवेज। सो संज्ञा, मेरा अगला सवाल, आपने पपेट्री की ट्रेनिंग ली थी क्या, या फिर खुद से ही सीखा? लाइक, कैन यू टेल अस समथिंग अबाउट योर लर्निंग जर्नी? तो दिस वे आई हैव बीन वेरी वेरी लकी। इंडिया में आमतौर पे ऐसा होता है ना कि कुछ अनकन्वेंशनल आर्टिस्टिक करने हम जा रहे होते हैं तो खुद से सब फिगर आउट करना पड़ता है, कई बार नहीं मिलते अच्छे मेंटर्स, अच्छे टीचर्स। तो मेरी किस्मत इस मामले में अच्छी रही है। मैं एक तो बचपन में से ही घर में वो माहौल था आर्टिस्टिक, टीचर्स ही टीचर्स थे अराउंड। तो माँ से गाना सीखा, डांस सीखा, फिर प्रॉपर ट्रेनिंग भी ली परफॉर्मिंग आर्ट्स की। भरतनाट्यम सीखा कई साल, कथक सीखा पंडित बिरजू महाराज जी से कई साल। और मुझे लगता है ये सब जो आर्ट जब हम सीखते हैं ना, तो वो चाहे आप कुछ भी प्रैक्टिस कर रहे हो लाइफ में आर्टिस्टिक, उसमें ये सब हेल्प करते हैं। तो ये तो हम कर ही रहे थे, पर हाँ, पपेट्री को प्रॉपर तरीके से सीखने का मुझे शुरू में ही मौका मिल गया था। नहीं तो पपेट्री मुझे पता भी नहीं थी कि मैं कर सकती हूँ। आई स्टडीड पपेट्री दो एज अ पेपर इन माई MA in mass communication. So theater was a subject, puppetry was a subject. I studied about the history of puppets, what kind of puppets there are all around the world, what practices are happening, traditional, modern, सब कुछ। लेकिन while I was doing my MA final year, यूएस में एक अमेरिकन टेलीविजन शो है सेसमी स्ट्रीट नाम से, शायद हमारी ऑडियंस, कुछ ऑडियंस जानती हो इसके बारे में। सेसमी स्ट्रीट जो है, इसमें पपेट्स मेन कैरेक्टर्स हैं। जैसे किसी भी टेलीविजन शो में ह्यूमन बींग्स एक्टर्स मेन किरदार होते हैं, इसमें पपेट्स मेन कैरेक्टर्स हैं, क्योंकि ये शो सिर्फ बच्चों के लिए है, ज्यादातर बच्चों के लिए है। उनको सिखाने के लिए, अच्छी चीजें सिखाने के लिए, स्कूल्स के लिए रेडी करने के लिए, उनको काइंडर स्मार्टर स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए। उसका हिंदी वर्जन सेसमी स्ट्रीट वाले इंडिया में बनाना चाह रहे थे, गली गली सिम सिम नाम से, 2005 में। सो लेजेंडरी पपेटियर मार्टिन पी रॉबिन्सन नाम है उनका। ही इज माय टीचर, माय मेंटर। आई लव हिम। ही इज अ वंडरफुल पपेटियर, और वो लंबे टाइम से पपेट्री कर रहे हैं सेसमी स्ट्रीट में, बहुत बहुत टाइम हो गया। और टेली मॉन्स्टर, स्नफलोपगस, ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स करते हैं सेसमी स्ट्रीट पे। वो इंडिया आए, वो हजारों लोगों को ऑडिशन कम ट्रेनिंग उनके साथ कर रहे थे दिल्ली में। उसमें आई वाज वन आउट ऑफ दोस थाउजेंड्स। और धीरे धीरे वो ग्रुप जो है वो छोटा होता गया। एवरी डे ही वुड टेक आउट सम पीपल, कीप द रिमेनिंग, एंड से कि चलो हम आगे सिखाते हैं, लेट्स सी हु परफॉर्म्स द बेस्ट, और फिर उसको रखते जाएंगे। ऐसे करते करते लंबा ऑडिशन कम ट्रेनिंग प्रोसेस हुआ, एंड आई वाज सिलेक्टेड आउट ऑफ दोस हैंडफुल ऑफ पपेटियर्स हु वाज चोजन टू perform those key characters in Gully Gully Sim Sim. So in Gully Gully Sim Sim, I now perform Achu, Elmo, Belle, Lola, Zari, many different characters in Hindi, the Hindi version of these characters. तो ये मार्टिन पी रॉबिन्सन से मैंने सीखा Muppet style of puppets, Sesame Street style of puppets. And then Noel McNeil, another wonderful puppeteer, a great human being. He came later on when we were doing our other first, second, 3 seasons of this show. Then he came and he taught me other techniques as well and refined those techniques as well. So these two people have been my Muppetry teachers, and I love them. That's where I learned the art of puppetry formally. ऑसम। मैंने सेसमे स्ट्रीट बहुत ज्यादा नहीं देखा है, सुना है उसके बारे में, पर मैंने गली गली सिम सिम जरूर देखा है। एंड आई नो हाउ मच किड्स लव दिस शो। या हम कहीं भी कुछ भी करने जाते हैं ना, जैसे लाइव शो करने गए या वर्कशॉप्स करने गए, वहां जैसे ही हम मेंटर करते हैं, बच्चे सबसे पहले यही गा रहे होते हैं, गली गली सिम 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 सिम, गली गली सिम सिम। तो ये बहुत पॉपुलर है। बहुत कैची सॉन्ग भी है इसका। ओके, तो संज्ञा आगे बढ़ते हैं। आपने मुंबई में द पपेटेरियन, जो एक पपेट डिजाइन और परफॉर्मेंस कंपनी है, उसको आपने को फाउंड किया। तो उसके पीछे की हमें थोड़ी कहानी बताइए, एंड आपने कहाँ कहाँ शोज एंड परफॉर्मेंसेस किए हैं, उसके बारे में थोड़ा बहुत बता सकती हैं? So I started with Gully Gully Sim Sim, और हम 5 सीजन्स कर चुके थे उसके शूट। और we were in 2010-11, me and another puppeteer in Gully Gully Sim Sim, Hashim Haider, both of us thought that let us start a puppetry initiative in Mumbai, which also Gully Gully Sim Sim जैसे हम टेलीविजन के लिए, स्क्रीन के लिए कर रहे थे, that was video puppetry. तो क्यों ना हम एक ऐसा पपेट्री इनिशिएटिव स्टार्ट करें जो इस किस्म के ग्रेट क्वालिटी पपेट्स को लाइव सिनेरियो में भी लाया जाए, लाइव शोज किए जाएं, वर्कशॉप्स किए जाएं, टीचर्स ट्रेनिंग किए जाएं, और बहुत सारे रियलिटी शोज करें हम, और जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं पपेट्स के साथ डिजिटली काम करने की, वो सब की जाए, इस सोच के साथ। और
बेसिकली लोगों में पपेट्री के बारे में और अवेयरनेस आए इस आर्ट के बारे में, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत आर्ट है। बच्चे जानते ही नहीं है, तो हाउ विल दे लर्न, हाउ विल दे टेक अप दिस थिंग? क्योंकि कोई भी इंडिया में ऐसे ग्रो अप नहीं होता ना ये सोचते हुए कि आई विल बिकम अ पपेटियर। और या होना चाहिए, बी वन ऑफ द ऑप्शंस, इट्स अ बोनाफाइड आर्ट। तो इस सोच के साथ द पपेटेरियंस हमने 2011 में स्टार्ट किया इन मुंबई, एंड सिंस देन इट्स बिन व्हाट quite a few years, 10 plus years, and we have done a lot of stuff. हमने all around India and abroad घूम के लाइव शोज किए हैं, बिग पपेट प्लेज किए हैं, इंटीमेट शोज भी किए हैं, पपेट बेस्ड स्टोरी टेलिंग भी की है, वर्कशॉप्स विद किड्स, पेरेंट्स, आर्टिस्ट, सीनियर्स, टीचर्स, ये सब किया है। इसके अलावा हम पपेट बेस्ड वीडियोस बनाते हैं फॉर स्कूल्स, देयर करिकुलम्स, देयर एड गोल्स आर incorporated in those videos. A lot of reality shows we have done, like Dance India Dance, wherein we worked with Mithunda and Geeta Ma and Terence and everybody. And yeah, there's a lot of different kind of things. अमेजिंग। बिस्वा के साथ हमने एक लंबा उनके लिए वो आई थिंक एक कॉमेडी कोर्स डिजाइन कर रहे थे, उनके साथ परफॉर्म किया है लंबा उस कॉमेडी कोर्स में। और अब इतना लंबा टाइम हो गया ना, बहुत कुछ किया है। ऑफ द टॉप ऑफ माय हेड दीज फ्यू थिंग्स आर। Yeah, I have something on top of my head, which is कौन बनेगा करोड़पति, क्योंकि I know इसमें आपने द इनक्रेडिबल अमिताभ बच्चन जी के साथ परफॉर्म किया था। सो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? थोड़ा शेयर कीजिए हमारे साथ, कैसा रहा उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस? ओ माय गॉड, क्या क्या बताऊं। तो 2018 में, आई थिंक, यस 2018, सिद्धार्थ बासु जी अमेजिंग सिनर्जी में उस समय वो थे, और उन्होंने हमें बुलाया। उनके साथ हम पहले इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज आई थिंक कर चुके थे, या हिंदुस्तान के हुनरबाज, ऐसा कोई हम शो उनके साथ एक्टिंग का कीड़ा वगैरह का पपेट कर चुके थे। ही सेड कि अब हमें कौन बनेगा करोड़पति करना है, यू गाइज कम टू अमित जी's हाउस and perform something and do something. Tell us what you're going to do in कौन बनेगा करोड़पति. If he likes it, we'll make it a part. वाह, ये तो बड़ा चैलेंज हमें लगा। ओके, तो डर भी लग रहा था। इतने साल काम करने के बाद भी अगर अमिताभ बच्चन के सामने परफॉर्म करना हो तो डर लगता है। तो हमने दो कैरेक्टर्स बनाए, देवी एक वुमन एंड हर हस्बैंड सज्जन, क्योंकि अमित जी ना हर शो में बोलते हैं देवी और सज्जनों, इनको हम पर्सोनिफाई करते हैं, देवी और सज्जन। और हम अमित जी के यहाँ गए, हम पपेट्स वपेट्स के साथ तैयार हो गए। अमित जी आए रूम में, हिज सिग्नेचर सिल्क वाइट कुर्ता, ऑफ वाइट कुर्ता पजामा विद रेड बंडी। माय गॉड, जब वो अंदर आया ना तो मुझे तो लिटरली लग रहा था दिस इज नॉट रियल, आई कांट बी सीइंग हिम लाइक दिस, लाइक इन रियलिटी। बट ही केम, ही सैट, ही वाज अमेजिंग। उन्होंने हमारे पपेट्स के साथ इंटरैक्ट किया एंड ही इज अ नेचुरल। अब ये तो कुछ कहने की बात नहीं है, वो पपेट्स के साथ ऐसे बात करते हैं जैसे इंसानों से नॉर्मल बात होती है, पपेट के जैसा नहीं कि क्या कर रहे हो, वैसा टाइप नहीं। हाँ जी देवी जी, क्या किया आपने, यू नो व्हाट। तो हमने बहुत अच्छा रिफ्रैक्ट किया, मजा आया। और देन ही वाज वेरी हैप्पी, ही आस्क्ड अस कि कहाँ सीखा आपने, क्या किया। तो हम तो ऑ स्ट्रक थे, सांस अंदर की अंदर बाहर की बाहर, हमने हम तो वो हो गए कि चलो अब इनको अच्छा लग गया है। उसके बाद देन वी स्टार्टेड परफॉर्मिंग विद हिम इन केबीसी। आई थिंक एवरी फ्राइडे वी डिड एन एपिसोड, अराउंड 11-12 एपिसोड्स वी डिड दैट ईयर विद अमित जी। हर दिन वाज वंडरफुल विद हिम परफॉर्मिंग, क्योंकि हमें लगेगा कि वो इतने सीनियर हैं तो उनको क्या जरूरत है ना, ही शुड बी लेड बैक, बट नो, ही इज स्ट्रिक्टली राइट ऑन टाइम, ही इज रेडी, ही वॉक्स ऑन द सेट बिफोर टाइम। वो हर दिन हम देखते थे, आते हैं, रिहर्स करते हैं। जब वो कौन बनेगा करोड़पति इतने लंबे टाइम से कर रहे हैं तो रिहर्सल की क्या जरूरत है ना, उनको तो सब पता है। लेकिन he comes, he checks his position, he checks his lighting, he rehearses with the camera, with his teleprompter, he does the line rehearsals before the audience comes and sits in, he does everything. तो बाबा ये अपनी आंखों से हर रोज देखना मेरे हिसाब से इतना इंस्पायरिंग था, क्योंकि उस समय तक पपेट्री करते हुए हमें 15 साल हो चुके थे। तो होता है ना कॉम्प्लिसेंस, एक सेट इन होता है। उनको तो 50 साल हो गए हैं और फिर भी वो, आई थिंक 50 से ज्यादा ही हो गए, फिर भी वो इतने मेटिकुलस हैं। तो ये बहुत लर्निंग, और ये सब आर्टिस्ट को ये लर्निंग लेनी चाहिए उनसे कि dedication, hard work, there is no substitute for it. How much ever you know your craft, please do some hard work and stay true to your work. बड़ा मजा है। इसी बात पे मैं तुमको देवी से मिलाती हूँ। हाँ बिल्कुल, देवी से मैं भी मिलना चाहूंगी। कौन बनेगा करोड़पति करने के बाद देवी जी का मुंह थोड़ा सा फूल गया है, क्योंकि वो बिग डील हो गई है। या थोड़ा एटीट्यूड तो आना बनता है, अमिताभ बच्चन जी के साथ जो थी वो। नमस्ते देवी जी। नमस्ते वंदना जी। कैसी हैं आप?
हम ठीक हैं। आप कैसी हैं? हम भी ठीक हैं देवी जी। आप तो अमिताभ बच्चन जी से मिल के आई थी, आज मेरे से मिल रही हैं वंदना जी से, तो कैसा लग रहा है आपको? क्या पता है, अमित जी ना हमको देख के बोले आप बहुत सुंदर हैं देवी जी, आपकी आंखों में डूब जाने का मन करता है। ओ माय गॉड, तो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया आपको अमिताभ बच्चन जी ने। क्यों, ये बात तो हमको कभी सज्जन जी भी नहीं बोले थे। क्या बात है, सज्जन जी को बताइए कि आप इतनी खूबसूरत हैं, आपकी तारीफ किया करें बीच बीच में। सज्जन जी से सीधे सीधे बात भी नहीं ना करते हैं। अब हम अमित अमित जी से ही बात करेंगे। हाँ, ये भी ठीक है। अब आप आम लोगों से क्यों ही बात करेंगी, आप तो सिर्फ अमिताभ बच्चन जी से बात करेंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मुझसे बात कर रही हैं। तो क्या है, आप वो इंटरव्यू ना ले रही हैं इसके अच्छा, लिए। आपका भी इंटरव्यू ले लूं क्या? थोड़ा आप भी बता दीजिए कुछ अपने बारे में। तो देखिए, टाइम तो है नहीं हमारे पास, घड़ी भी नहीं है, इसीलिए टाइम भी नहीं है। तो हम जा रहे हैं थोड़ा सा सत्तू का पराठा बनाने। अच्छा ठीक है, आप सत्तू का पराठा बना के खाइए, अगली बार टाइम मिलेगा तो जरूर आइएगा मेरे शो में, मुझे बहुत अच्छा पक्का। लगेगा। लव यू। लव यू, बाय। बाय। ओ माय गॉड, इट वाज सो अमेजिंग टॉकिंग टू देवी जी। माय गॉड संज्ञा, आप कैसे करती हैं ये? दिस इज सो 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 अमेजिंग, आई कांट टेल यू, यू आर सो टैलेंटेड। You, I love doing this. This is my world. You leave me in this. अभी तो आप मुझे इस फ्रेम में देख रहे हैं। मेरे हाँ, आसपास पपेट्स ही पपेट्स हैं और मैं हमेशा ऐसे ही रहती हूँ, घिरी घिरी हुई। दिस इज द वर्ल्ड आई लव। मुझे टाइम का भी पता नहीं चलता। अमेजिंग अमेजिंग। योर वर्ल्ड इज सो यूनिक एंड इट्स माइंड ब्लोइंग। तो आगे बढ़ती हूँ मैं। सिर्फ केबीसी ही नहीं, आपने ऐसे कई सेलिब्रिटीज जैसे कि अक्षय कुमार, टू नेम अ फ्यू, के साथ आपने काफी सारे शोज किए हैं। तो आप ये इन हाई प्रोफाइल शोज के लिए प्रिपेयर कैसे करती हैं? बहुत अच्छी बात है। अब सब कुछ बड़ा ही एक प्रोफेशनल स्ट्रीमलाइंड वे में होता है आजकल सब कुछ। और मैं ऐसे टाइम में काम कर रही हूँ जहाँ आर्टिस्ट होना भी एक you're given a certain this thing कि आपका एक प्रोसेस होगा, लोग उसे फॉलो करते हैं, उनका भी एक प्रोसेस है, उसको भी हम समझते हैं, उसको फॉलो करते हैं, वी कम मिडवे, वी मीट, वी डू थिंग्स टुगेदर। तो अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अक्षय सर के साथ हमें करना है काम, या अमित सर के साथ काम करना है, अभी हमने सोहा जी के साथ कुछ समय पहले शूट किया था, और हम ऐसे कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। तो उनकी टीम है, हमारी टीम है, दोनों मिलते हैं, आपस में बात होती है, क्या कंटेंट होना चाहिए, किस बारे में हम बात करेंगे, व्हाट मैसेजेस दे वुड लाइक टू गिव, वी वुड लाइक टू से, हमारी पपेट्स क्या कर सकते हैं। और ये टीम्स मिलके साथ में फिर स्क्रिप्ट्स लिखती हैं। फिर हमारी रिहर्सल होती है, तो बड़ा ही सब एकदम प्रॉपर मैनर में, स्पेशली अब लंबे टाइम से हो रहा है स्ट्रीमलाइंड वे में, जिसमें हम मिलते हैं, रिहर्सल होती है, शूट होती है, या परफॉर्मेंस होती है, जो भी होना है। उसमें हम इम्प्रोवाइजेशन का भी माहौल रखते हैं, क्योंकि आखिरकार तो सब आर्टिस्ट ही है ना। अक्षय सर इज लाइक ह्यूज, सच अ ह्यूज स्टार, बट आफ्टर ऑल ही इज एन आर्टिस्ट ओनली, वी आर ऑल्सो आर्टिस्ट। तो जब हम मिलके परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो ही सरप्राइजेस अस, ही इम्प्रोवाइजेस थिंग्स, ही इज लाइक नहीं, मैं पपेट्स को वन अप करूंगा। हमारी एक अभी रिसेंट स्क्रिप्ट में, वी परफॉर्म विद हिम क्वाइट अ फ्यू टाइम्स। अभी एक रिसेंट स्क्रिप्ट में ऐसा था कि पपेट लास्ट में उनको चकमा देके चले जाते हैं। रिहर्सल में ही डिड दैट, बट ही कॉट ऑन टू इट कि अच्छा, मैं ना फाइनल टेक में ऐसा होने नहीं दूंगा, ही मस्ट हैव थॉट, हमें नहीं पता, हम तो स्क्रिप्ट फॉलो कर। लास्ट में व्हेन पपेट्स उनको चकमा देके जाने वाले होते हैं, उन्होंने दोनों पपेट्स को पकड़ लिया, उन्होंने बोला बेवकूफ बना रहे हो तुम लोग, मैं बताता हूँ, एंड देन ही डिड हिज ओन थिंग व्हिच वाज इम्प्रोवाइज्ड। एंड बिकॉज वी वर कॉट विद सरप्राइज, तो वो बड़ा ही फनी और अच्छा मोमेंट हो गया। तो वाह, दे आर वेरी, ऑल ऑफ देम आर वेरी चिल्ड आर्टिस्ट्स। एंड टैलेंट तो खैर क्या कहा जाए, व्हेन दीज काइंड ऑफ थिंग्स मीट, दीज आर्टिस्ट पपेट्स, इस तरह की चीजें मिलती हैं, तो बस धमाका होता है कमाल का। वाह, अमेजिंग। यू, आई एम श्योर आपके बहुत सारे ऐसे इनक्रेडिबल एक्सपीरियंसेस रहे होंगे बहुत सारे सेलिब्रिटीज के साथ। तो संज्ञा, मेरा अगला सवाल है, कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान आपने यूनिसेफ के साथ मिलकर तारा है तैयार सीरीज तैयार की थी। तो ये कैसे हुआ, इसके बाद इसके पीछे की थोड़ी कहानी बताइए हमें। कभी कभी कुछ ऐसी चीजें होती है ना, वरना जो ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज हो जाती हैं। हम्म। और उस समय हम सबके साथ ऐसा होता होगा कि जब वो चीज हो रही होती है, तो बहुत दुख होता है कि मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया, हमारे साथ ऐसा कैसे हो सकता है। और आप एकदम दुखी हो जाते हो, पर आगे ये समझ में आता है कि ओ, वो जो हुआ वो ठीक ही था, क्योंकि उसकी वजह से बाकी रिलेटेड इवेंट्स हो जाते हैं। तो मुझे याद है, ये 2020 की बात है ना, पहली बार इंडिया में जब पैंडेमिक लॉकडाउन की बात हुई थी, मार्च 2020।
और हम उस समय ऐसे 2020 में हम एक ऐसे फेज में थे, वी हैड जस्ट डन केबीसी एंड अ कपल ऑफ अदर वंडरफुल प्रोजेक्ट्स, और हमारे इंटरनेशनल ट्रिप्स प्लान्ड थे विद शोज, हमारे शूट्स प्लान्ड थे विद पपेट्स, मतलब सो मच वाज हैपनिंग इन 2020 2021. Starting of 2020, everything shut down. We got the news that I think 23rd या 22nd मार्च से इंडिया लॉकडाउन में जाएगा, everything has to be cancelled. तो हमारे पास एक एक करके my mail box was full with these mails, sorry to inform you, regret to inform you, this is cancelled, ये वो, and so much. It's also a lot of emotional investment, but also a lot of money wise investment, because tickets had been done, things had been done, rehearsals had been done, सब cancel हो गया एकदम last moment. तो I was तो, and this is my world, I love to work and I love to do this all the time, तो I'm like अब करेंगे क्या, and you know, so many things will be missed, etc etc. तो I तो got very sad, and then I took, but ये ऐसा ही होता है शायद कि जब हम दुखी हो जाते हैं तो एज एन आर्टिस्ट हम ये सोचते हैं अब क्या करें, तो बैठे रहें क्या अब दुखी होके. तो आई थॉट नहीं, बैठे नहीं रहेंगे हम, अगर दुखी हैं तो लेट अस एक्सप्रेस आवर दुख ऑल्सो. हमेशा हम पपेट के साथ खुश खुश, हम बहुत खुश हैं, पर वो तो हमेशा सच नहीं है, दुखी भी हैं तो पपेट दुखी भी हो सकता है. तो मैंने तारा के साथ एक छोटा सा वीडियो बनाया. लिटरली जब हम पपेट के साथ शूट करते हैं तो आई एम बिलो द फ्रेम, यू कांट सी मी, यू कैन जस्ट सी द पपेट. Literally, I'm crying and I'm doing that video with Tara, and I'm saying कि अब मैं घर पे ही रहूंगी. तारा सिंह, अब मैं घर पे ही रहूंगी, सब लॉकडाउन हो गया है और सब बंद हो गया है, इसका क्या मतलब है, कोविड का क्या मतलब है, मुझे पता भी नहीं है, बड़े लोग सब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं आज पर मुझे कुछ समझ में. एंड तो आई डिड दिस वीडियो, एंड शॉर्ट वीडियो, कुछ समझ नहीं आया, उस समय अपने यूट्यूब पे डाल दिया था बस ये. The next morning, I get a call from UNICEF saying, we saw your video with Tara, and this kind of work is needed for the kids, because न्यूज़ पे बड़ों के लिए तो सब कुछ आ रहा है कि क्या है, इसका क्या मतलब है, क्या होगा, आपको क्या करना है, बच्चों के लिए क्या गाइडलाइंस है वो कोई बता नहीं रहा उनकी भाषा में. तो क्या आप हमारे साथ टाई अप करेंगी, एंड we'll do a series with Tara, in which Tara can tell the kids what is corona, what is happening, what should you do, how should you take care of yourself. And I was like, yes, 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 I have nothing to do. Let's do this. और अब ये हम रिमोटली कर सकते थे because they were in another city, we were here in Mumbai. आप रिमोटली इसको बनाइए, खुद अपने एंड पे कीजिए, कि थोड़ा चैलेंजिंग था because we were holed up in a house, we could not go out to studios and all. तो उस समय जो भी हमारे आसपास था उसको हमने यूज कर किया, और पपिस तो थे ही हमारे साथ थैंकफुली. वी डिड एवरीथिंग इन हाउस ओनली, एंड wrote for तारा है तैयार in accordance with यूनिसेफ टीम, उनकी गाइडलाइंस के साथ. और हमने हैंड वॉशिंग के ऊपर वीडियो बनाया, कितने लंबे टाइम तक हाथ वॉश करना है बच्चों को, अगर इतना लंबा टाइम में आप बोर हो जाओ हाथ वॉश करते हुए तो उतने ड्यूरेशन का हमने गाना बनाया कि बच्चे ये गाना गाते हुए करेंगे तो बोर भी नहीं होंगे, उतनी देर तक हाथ भी साफ होगा, कैसे साफ करना है उंगलियों के बीच, थंब में, नेल्स को, यू नो, ऑल ऑफ दैट. एंड नॉट ओनली दिस, आपका लॉकडाउन में रूटीन क्या होना चाहिए, पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, केयर गिवर्स को क्या करना चाहिए बच्चों के साथ. तारा और उसके पापा अप्पा, ये दोनों ने मिलके, मतलब तारा है तैयार वाज लाइक आवर सेवियर. बच्चों की हेल्प तो हुई, पर जो आर्टिस्ट, हमें उस समय मॉरल सपोर्ट मिला कि यस वी स्टिल हैव वर्क टू डू. एंड राइटली सो ना, आर्टिस्ट का इस समय तो और जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि आप क्या कर सकते हो सोसाइटी के लिए. तो बिल्कुल थैंक्स टू यूनिसेफ टीम ऑनेस्टली. या बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि जब एक दरवाजा बंद होता है तो भगवान दूसरा दरवाजा खोल देते हैं. यूनिसेफ ने आपको वो अपॉर्चुनिटी दी एंड यू डिड ग्रेट विद तारा है तैयार संज्ञा. हाउ वाज द रिएक्शन ऑफ द पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, यू नो, जब आप ये तारा है तैयार के थ्रू अवेयरनेस स्प्रेड कर रही थी, कैसा रिएक्शन मिला सबसे? Oh my God, thanks to the UNICEF team, because they were the one monitoring everything. They do everything very research-based, data-based. So they were monitoring each and every household the mobisodes went to. So they were mobile episodes. वरना हमें नहीं पता चलता, हम तो यहाँ से क्रिएट करके दे रहे थे, भेज रहे थे, पर वो जो डिसेमिनेट कर रहे थे उसको, सबके मोबाइल्स पे ये वीडियोस जा रहे थे. These were mobile episodes, mobisodes, they called it. तारा है तैयार. And आंगनवाड़ी के थ्रू, बालवाड़ी के थ्रू, पंचायत के थ्रू, ये गांव गांव के, शहर तो शहर, पर गांव गांव के बच्चे बच्चे को दिखाया गया है. ये पेरेंट्स, केयर गिवर्स, बच्चों, टीचर्स, सबने देखा है, स्कूल्स में भी देखा गया है, और thousands of people have watched it. And the kind of reactions we were getting, बच्चे तारा की अपा की पिक्चर्स बना रहे हैं, उनमें कलर फिल कर रहे हैं, उसके लिए लेटर्स लिख रहे हैं. हमने एक अलग से ईमेल आईडी क्रिएट किया था इसके लिए, तारा है तैयार के लिए. इट वाज फ्लडेड विद मेल्स फ्रॉम tier 2 cities and other cities.
जब लोग लिख रहे होते थे तारा को लव लेटर्स की, मैंने हाथ धोए आज सुबह, मैं शाम को भी धोता हूँ, मैं हर इतनी देर में हाथ धोता हूँ। इट वाज अमेजिंग। तो बहुत बहुत प्यार मिला इस तारा है तैयार सीरीज को, अवार्ड्स भी मिले, और ये सब हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ये इतना स्नोबॉल हो जाएगा। एम बिलियंथ अवार्ड, जागरण मीडिया अवेयरनेस वॉरियर्स अवार्ड ड्यूरिंग कोविड, और मतलब it's a boon, and we love the fact that we could do it all with puppetry. It again goes on to show कि puppetry is such a huge, it wields a great power, whether on camera or live. It's wonderful. Children fell in love with the characters. अमेजिंग। सो संज्ञा, आप वी नो दैट यू आर अ पपेटियर और उसके साथ साथ आप वॉइस आर्टिस्ट और राइटर भी हैं, तो उसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। आप वो पपेटियर, बीइंग अ पपेटियर, आप ये सब कैसे मैनेज करती हैं? हाउ डज इट कॉम्प्लीमेंट ईच अदर? तो ये दो तीन एस्पेक्ट्स हैं इसके। पहला एस्पेक्ट तो है कि पपेट्री में हम अपनी सारी स्क्रिप्ट्स खुद ही लिखते हैं, खासतौर से द पपेटेरियंस का जो भी हम शो कर रहे होते हैं, चाहे वो 1 घंटे का लाइव शो प्ले कर रहे हो, या फिर छोटे छोटे 3 मिनट के मोबाइल एपिसोड्स कर रहे हो, या गाने गा रहे हो। पपेट्स के लिए गाने भी हम खुद लिखते हैं, स्क्रिप्ट्स भी खुद ही लिखते हैं सारे शोज की। और उनके लिए जब हम लाइव परफॉर्म करते हैं, तो अभी आपने देखा जैसे मैंने तारा या देवी के साथ किया, तो अपनी आवाज खुद मॉड्यूलेट करके लाइव लिप सिंक करते हैं पपेट के साथ। तो वॉइस और राइटिंग तो इंक्लूड हो जाती है पपेट्री में, वो बाय डिफॉल्ट रहती ही है। अमेजिंग बात यह है कि हमने राइटिंग ये करते हुए बच्चों के वर्ल्ड को इस तरह से समझा है कि अब हम लंबे टाइम से अपार्ट फ्रॉम पपेट्री भी राइटिंग कर रहे होते हैं। तो सोनी ये करके एक बच्चों के लिए टेलीविजन है, जिसके लिए हमने बहुत एनिमेशन सेगमेंट्स लिखे हैं। हमने मीनिंग मैंने और मेरे पार्टनर हाशिम ने, हम दोनों ने मिलके सोनी ये के लिए एनिमेशन लॉन्ग फिल्म्स, लॉन्ग फॉर्मेट्स भी लिखी हैं, छोटे छोटे उनके भूत बॉस सीरीज और बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स लिखे हैं। एक बहुत प्यारा शो है नेटफ्लिक्स पे, सुधा मूर्ति जी की कहानियों पे बेस्ड, सुधा मूर्तिज स्टोरीज ऑफ विट एंड मैजिक, नेटफ्लिक्स पे है। मैं हाशिम एंड आई हैव टेकन दो स्टोरीज एंड वी हैव कन्वर्टेड देम इनटू स्क्रीन प्लेस। तो वो कहानियां 1 या 2 पेज की हैं, हमने उनको आधे घंटे का एपिसोड बनाया है, कैरेक्टर्स को फ्लैश आउट किया है, और भी कुछ कुछ जोड़ा बनाया, सिनेरियोज बनाए, डायलॉग्स लिखे, ये सब तैयार किया। हाशिम एंड आई आर क्रेडिटेड इन दैट सीरीज ऑल्सो एज राइटर्स, एज स्क्रीन प्ले राइटर्स। ऐसी भी चीजें करते रहते हैं। वॉइस का वर्ल्ड अलग से भी एक्सप्लोर करती हूँ मैं, जैसे अभी हाल में कॉम्यून और नेटफ्लिक्स इंडिया, इन दोनों ने मिलकर एक प्रोग्राम किया था वॉइसेस ऑफ टुमारो नाम से, अर्ली दिस ईयर। इट वाज अ 2 months लॉन्ग वर्कशॉप फिर फॉर hand selected few voice artists to bring in new voices in the scenario, and we were trained by voice coach Hetal Waria and dubbing star Sanket Mahatre, the one who voices Deadpool and many other characters. Wow. They were amazing, and we had a blast 2 months of great trainings with them. And since then I've also been dubbing a lot for Netflix's different web series, programs, from all languages to Hindi. So that work also keeps happening with us, puppetry, writing, voicing, all together. अमेजिंग। सो संज्ञा, पपेट्स के साथ एजुकेशनल और एंटरटेनमेंट रिलेटेड कंटेंट बनाना कितना मुश्किल या आसान होता है आपके लिए? और आप बच्चों के साथ साथ एडल्ट्स के लिए भी कंटेंट बनाती हैं, तो उनके लिए क्या डिफरेंट अप्रोच लेती हैं? जैसे कोई भी आर्ट जितना आसान या मुश्किल होता है ना, पपेट्री भी उतनी ही आसान या मुश्किल है। ये सब क्योंकि हम कम जानते हैं किसी आर्ट के बारे में, तो हमें मिसकंसेप्शन ऐसा हो सकता है कि शायद वो ज्यादा मुश्किल है। ऐसा नहीं है। लंबे टाइम से पपेट्री हम करते आ रहे हैं, तो हमारे लिए पपेट्री तो आसान है। इट हैज बिकम सेकेंड नेचर फॉर अस। पर हाँ, हर आर्ट की तरह इसकी अपनी लिमिटेशंस हैं, अपने चैलेंजेस हैं। पपेट बिल्ड करना, अब जैसे हमें तारा है, तारा एंड अप्पा वर्ल्ड में हमने सिर्फ तारा है तैयार भी ही नहीं किया है, ये तो एक पपेट यूनिवर्स है, पपेट वर्स है, जिसमें हमने मच्छर के साथ एक सीरीज क्रिएट की है, डेंगू और चिकनगुनिया और इन सब चीजों के ऊपर, यूनिसेफ के साथ ही। तो मच्छर को हमने पर्सोनिफाई किया है, और सॉक से मच्छर का एक पपेट बनाया है, मोजे से। माय गॉड। तो अब ये आसान और मुश्किल कैसे बताया जाए? हमें जब पता चलता है कि अच्छा मच्छर काटे नहीं, इसके लिए बच्चों को हमें क्या सिखाना है, तो हमने सोचा अच्छा तारा अप्पा तो है ही, तो विलन बनाया जाए मच्छर। और हमने विलन बनाया है छोटा सा अपना मच्छर। माय गॉड, मुझे काटने तो नहीं आ रहा है मच्छर, प्लीज दूर रखो इसको। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मच्छर जिंदाबाद। हमारी जो गायकी है उसको कोई अप्रिशिएट ही नहीं करता है। सब बोलते हैं मच्छरों को काटते तो है, पर गाने की क्या जरूरत है? अरे क्या इंसानों की गायकी गायकी है और हमारी गायकी भिन्न कहाँ है?
ओ माय गॉड, बिल्कुल। गायकी, इसकी भी गायकी बहुत अच्छी लगती है। एंड आई थिंक कि बाकी लोगों का गाना किसी ने सुना ना हो, पर इनका गाना तो सबने सुना है। पर भाई तुम्हारा गाना अच्छा लगता है, पर तुम्हारा काटना अच्छा नहीं लगता। एक्सक्यूज मी, जब भी मैं आपके आसपास होता हूँ आप तालियां बजाते हैं, आप लोग मुझे प्यार करते हैं, आप सब मेरे फैन हैं, मैं जानता हूँ। ओ माय गॉड, वो हम आपके लिए ताली नहीं बजाते, आपको दूर भगाते हैं। मैंने ये बात नहीं सुनी। अब ये कैसे सोचा जाए, ये मुश्किल है आसान, ये मजेदार है। अगर आप अपने काम में मजा ले रहे हो तो आप ये सोचोगे कि आसानी से कोई चीज कैसे की जाती है। मतलब मच्छर छोटा सा है, चलो शौक से बनाते हैं और परफॉर्म अच्छे से करना चाहिए। पपेट तो कोई भी चीज हो सकती है, ऐसा ऐसा परफॉर्म करने में मजा आना चाहिए, उसका किरदार बनना चाहिए कि वो थोड़ा सा ओवर स्मार्ट है, अपने बारे में बहुत अच्छा सोचता है। आसान भी नहीं है, ये नहीं कहूंगी बहुत आसान है, ये भी नहीं कहूंगी बहुत मुश्किल है, इसके अपने चैलेंजेस हैं। पपेट्स को उठा के हमें अपने सर के ऊपर परफॉर्म करना होता है, एक पॉइंट के बाद वो हैवी हो जाते हैं, ये फिजिकली टैक्सिंग है। पपेट्स के साथ स्क्रीन के लिए परफॉर्म करना एक थोड़ा और इंट्रिकेसी बढ़ जाती है कि हम कैमरे से मॉनिटर कनेक्ट करते हैं, मॉनिटर में देखते हुए परफॉर्म करते हैं। ऑल ऑफ दीज थिंग, देन यू हैव टू मल्टीटास्क व्हेन यू आर पपेटियरिंग। ये सब चीजें अपने आपस में मिलजुल के मजेदार भी हैं, मुश्किल भी हैं, आसान भी हैं। इसका कोई एक सीधा आंसर नहीं है। और दूसरा पार्ट आपके जो क्वेश्चन का है कि बड़ों के लिए और बच्चों के लिए कंटेंट को अलग अलग कैसे करना है, तो अब ये समझ तो आ गया है अपने सेसमी स्ट्रीट के लंबे एक्सपीरियंस से कि बच्चों के लिए काम करने के लिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। यू हैव टू रियली थिंक ट्वाइस थ्राइस 4 5 टाइम्स कि उनके लिए कैसी लैंग्वेज होनी चाहिए, क्या कंटेंट होना चाहिए, क्योंकि यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट। बड़ों के लिए करते हुए मे बी यू कैन टेक अ फ्यू लिबर्टीज, थिंक ऑफ मोर इन टर्म्स ऑफ मोर लेयर्स, मोर सब कॉन्टेक्स्ट, ऑल ऑफ दैट। पर बच्चों के लिए करते हुए थोड़ा इंटरैक्टिव रखें, म्यूजिकल रखें, सिंपल रखें। बट बच्चों के लिए काम करना आसान नहीं है, ये जो हमको लगता है कि बच्चे हैं आराम से सिंग सॉन्ग तरीके से कुछ भी किया जा सकता है, तो ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन मजा इसमें है कि हम जानते हैं बच्चों के लिए कोई कंटेंट बना रहे हैं, हो सकता है उनके पेरेंट्स भी गुजरते हुए देख लें, तो उसमें एक चीज ऐसी रखो जो बच्चों को भी इंटरेस्ट, बड़ों को भी इंटरेस्ट कर सके। बड़ों के लिए कुछ बना रहे हैं, हो सकता है फैमिली देखे केबीसी, बच्चे भी देख लें, बड़े भी देख रहे हैं, तो कुछ ऐसा रखो जो बच्चों को भी अच्छा लगे और बड़ों को भी लगे। ये डबल द चैलेंज है, पर मजा भी इसी में। वाह। संज्ञा, एक बात तो तय है कि आप जो करती हैं आप उसको बहुत ज्यादा एंजॉय करके करती हैं। शायद इसीलिए आप जो भी करती हैं वो लोगों को अच्छा लगता है, और बहुत ही अच्छा लगता है। आई जस्ट आई एम जस्ट एंजॉइंग दिस कॉन्वर्सेशन सो मच, संज्ञा। एंड आई वांट टू आस्क, लाइक आपने इतना अनकन्वेंशनल करियर पाथ चुना है जो हर आम आदमी नहीं सोच सकता। इस तरह के फील्ड में भी करियर बनाया जा सकता है। तो आप उन लोगों को कुछ मैसेज देना चाहेंगी, हमारे व्यूअर्स जो हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं पर डर लग रहा है कि सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी, उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगी? I don't know, Vanna, if I'm equipped enough to actually give anybody any message. हम सब बड़ा ट्रायल एंड एरर ही कर रहे हैं, सीख रहे हैं, सीखते जा रहे हैं, फेल हो रहे हैं, फेल होते ही जा रहे हैं, फिर कुछ अच्छा हो जाता है, फिर अच्छा लगता है, फिर कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो लाइफ तो, किसी ने कहा था अभी, बहुत प्यारी बात किसी ने कही थी, मैं भूल गई कौन कह रहे थे ये बात, कि वो क्रेस्ट एंड टर्फ्स बनते हैं जब हम म्यूजिक के वेव्स देखते हैं ना। तो म्यूजिक के वेव कभी भी ऐसे नहीं होंगे कि ऊपर ही ऊपर है या ऐसे ऐसे होता है। तो संगीत तभी बनता है जब हाई भी है और लो भी है, लाइफ भी ऐसे ही बनती है जब हाई भी है लो भी है। और मेरा मानना है हर इंसान क्रिएटिव है, हर इंसान चाहे वो कुछ भी काम करता हो, मंडेन ही कुछ ना कुछ क्यों करता हो, अंदर उसके कोई ना कोई क्रिएटिविटी है, और वो हमेशा रखनी चाहिए, बिकॉज दैट रियली गिव्स यू हैप्पीनेस, दैट सॉर्ट ऑफ कैन गिव यू अ पर्पस, गिव यू जॉय। और फेल तो होना है हर चीज में। तो अगर हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जो हमारे मन का नहीं है, पर किसी ने हमारे पे दबाव डाला है कि तुम यही पढ़ो यही करो, उसमें भी फेलियर पॉसिबल है। पर फिर फेल होके हमें ये लगेगा वो एक तो हमने अपने मन का नहीं किया, ऊपर से ये भी हो गया हमारे साथ। पर अगर हम ऐसा कुछ करते हैं जो हमारे मन का है, चाहे वो पढ़ने से रिलेटेड हो, कोई और काम से रिलेटेड हो, तो अगर हम उसमें फेल होंगे तो हमें ये लगेगा अच्छा, हमें तो मजा आया ना, हमने तो ट्राई, हमारा हमारा मन था, किसी ने हमें फोर्स नहीं किया। उसमें फेलियर होगा तो शायद बाउंस बैक होने के चांसेस ज्यादा होंगे। और फेल होना मैंडेटरी है, किसी ने बोला ना फेल फेल बेटर, बहुत सारा फेलियर होता है तब जाके एक दिन हाई होता है। तो ये तो चलता रहेगा, तो डू व्हाट यू लाइक, देन फेल इन इट ग्लोरियसली, तो मजा आएगा। Great, great message. So, Sankhya, it was amazing talking to you. And चलते चलते एक बार तारा से भी मुलाकात कर लेना चाहिए, वरना मुझे लगता है कि तारा नाराज ना हो जाए कि मैंने उसे बाय नहीं बोला।
यस, वो आई थिंक सत्तू पराठा खा चुकी है देवी जी का बनाया हुआ, तो अब हम्म, वो आने के लिए तैयार है। पर आई थिंक तारा से पहले मैं आपको नानी से मिलाना चाहूंगी, उनसे नहीं मिलाया मैंने। बिल्कुल बिल्कुल, नानी की कहानियां तो मैं बहुत सुनती हूँ, बहुत है अच्छी ना? लगती है मुझे नानी की कहानियां, बिल्कुल मिलना चाहूंगी उनसे। नानी की कहानी भी बड़ी पॉपुलर है हमारी लाइव शोज में भी, वीडियोस में भी। और क्योंकि क्या है, घर के बड़ों से आशीर्वाद नहीं लेंगे तो फिर, है ना? ऐसा कैसे हो सकता है, बिल्कुल लेकर आइए आपने। नमस्ते ओह, नानी जी। खुश रहो वंदना, खुश रहो, कैसी हो बेटा? मैं एकदम ठीक हूँ नानी, आप कैसी हैं? ओ, मैं भी ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तुम्हारी आवाज सुन रही थी, कितनी प्यारी आवाज है तुम्हारी। मेरी आवाज प्यारी नहीं, नानी लोगों का दिल ही इतना कोमल होता है कि उन्हें अपने बच्चों की आवाज प्यारी लगती है। ये ओ, तुम बहुत ही अच्छी हो, पास से देख लूं? आ, हाँ। ओ, मेरी बिंदी। नानी मैंने अपनी नानी पे बेस करके बनाई है, तो मेरी नानी ऐसी सी दिखती ऑब्वियसली, ऐसी नहीं, पर वो इस तरह की नोज पिन पहनती हैं, हम्म। ऐसे चश्मा लगाती हैं, बिंदी लगाती हैं। थोड़ा सा हमने क्रिएटिव लिबर्टी ली है विद द हेयर एंड एवरीथिंग, बट वो ऐसी ही कहानियां सुनाती हैं जैसे हमारी नानी ये वाली सुनाती है। मेरी कहानी जरूर सुनना, हाँ, यूट्यूब पे। बिल्कुल। नमस्ते नानी जी। आशीर्वाद, आशीर्वाद। So this Nani puppet is a huge full body puppet. I can't show it to you on this screen, but she's a full body puppet when she comes on stage, when she performs for children. The people love her. After the show, they literally tug on to her, they hold her, they hug her, all of that. It looks very real on the stage. ये पपेट्स आप खुद क्रिएट करती हैं संज्ञा, खुद बनाती हैं? जितने भी वाह। अभी आपने देखे, ये सारे पपेट्स हमारे खुद के डिजाइंड मेड हैं। तो पपेट बनाना, पपेट्स के लिए लिखना, पपेट्स के साथ वॉइस के साथ एक्टिंग के साथ परफॉर्म करना, ये सब कुछ, और इसी में मजा है, बिकॉज देन यू नो द सोल ऑफ एवरीथिंग। इट इज यूनिफॉर्म। अमेजिंग। हेलो तारा। Me again. हेलो, हाउ आर यू? I'm good. ये है मेरा पेट लायन शेरू। वाह। ओह माय इधर गॉड, मुझे डर लग रहा है शेरू से। आता है। डेंजरस नहीं है शेरू? मेरी क्लासमेट बुली था, उसको मेरे शेरू ने डरा दिया था। तुम फ्रेंड हो ना, इसलिए तुम्हें नहीं डराएगा। ओके ओके, गुड टू नो। हेलो शेरू। पपेट्स के साथ हम बहुत अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स पे काम कर सकते हैं, यानी बुलिंग के ऊपर, अब्यूज के ऊपर, सोशल फिजिकल डिफरेंसेस के ऊपर, ऐसे टॉपिक्स जो हम शायद एज इंसान जब हम बात करें बच्चों के सामने तो वो थोड़ा ऑड हो जा सकता है, पर पपेट के साथ वो चीजें आप इजीली कह सकते हो। पपेट्स मेक एवरीथिंग साउंड रियली क्यूट एंड नाइस, तो राइट you राइट। can say difficult things also with them. Yeah, she knows. Yeah, she knows everything and you are smarter than Sankhya, I think, Tara, right? Of course, मुझे नहीं पता ये मेरे लेफ्ट साइड में हमेशा क्यों रहती है, मैं नहीं जानती। तो मैं तो बहुत स्मार्ट आप तो स्मार्ट हो ही। हूँ। Awesome. वाह, लव यू तारा। I want to say to all the viewers also, I love you all. और प्लीज प्लीज अपनी लाइफ में पपेट्री को एक मौका दीजिए, चाहे अपने टॉयज के साथ ही, या सॉक पपेट बनाइए, या पेपर से कुछ बनाइए, पर पपेट्री को एक चांस दीजिए, वो आपको ज्यादा हैप्पी करेगी। वो कहते हैं ना, पपेट्री इज द हार्बिंगर ऑफ हैप्पीनेस एंड जॉय। ग्रेट मैसेज तारा, ग्रेट मैसेज। आप ऑलरेडी तारा इतना जॉय और हैप्पीनेस स्प्रेड कर रही हैं सबके लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर तारा एंड संज्ञा। थैंक यू सो Thank, मच फॉर कमिंग ऑन द thank, शो। thank you so much. Tara, you go. I'll say thank you to Vanna one last time. ठीक है। बाय तारा। Thank you so much, Vanna. I had a great, great time talking to you. Such lovely questions. And you are helping me spread the message, spread awareness about this art, puppetry. This is what we need, because puppetry can actually, it is a very compassionate tool for teaching, for spreading any messages. And we will raise, more compassionate, empathetic, caring, kind generation if we actually use more puppets in our schools or generally as well. So thank you for helping me reach out to more people.
That was a pleasure for us, Sangya. Thank you so much for gracing this show. बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके. You are extremely creative and talented, Sangya. So we wish you all the success. Keep shining and keep spreading happiness everywhere. हमारे शो का नाम ही Good Vibes है, Good Vibes Show, और आप हर जगह good vibes spread कर रही हैं through your puppetry. Oh, then it's a perfect fit. Yes. Thank you to the Good Vibes Show. Thank you to Vandana. Next time हम स्पेशली द गुड वाइब्स शो के लिए पपेट्स के साथ कुछ करेंगे. बिल्कुल, we'll definitely plan something. Thank you so much again. Thank you. Thank you, everybody. Thank you for joining us on the Good Vibe Show. We hope you enjoyed exploring the fascinating world of puppetry with Sangya Ojha. Don't forget to like, share and subscribe for more incredible stories and guests. Stay tuned for our next episode, and until then, keep spreading those good vibes.